बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, खबरें मैं आपको देता हूँ, लेकिन खबरें देते देते जो पाकिस्तान में हमारे साथ हो रहा है उसके ऊपर भी बात करना बहुत जरूरी है। जो हमारे सहाफी दोस्त हैं, जो लोग काम कर रहे हैं फील्ड में, जो पाकिस्तान में अभी मौजूद हैं, उनके ऊपर जुल्म का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। अब सोराब बरकत साहब को गिरफ्तार किया, जनाब वो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे थे क्लाइमेट पे, उन्हें गिरफ्तार किया इस्लामाबाद से। उनके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि वो ट्रेवल कर सकते हैं। वहां से उसे गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके लाहौर ले गए और लाहौर में जनाब एक पुराने मुकदमे के अंदर डाल दिया कि जनाब इस मुकदमे में हमने डालना है। यानी हद हो गई है पाकिस्तान में जुल्म और ज्यादती की। यानी ऐसा पहले ना कभी हमने देखा, ना कभी सुना, ना कभी इस तरह की चीजें पाकिस्तान में पहले हुई। लेकिन अब तो इन्होंने दो नंबरी की हद कर दी है। लाहौर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया उन्हें जनाब कि एक मुकदमा है इनके ऊपर। और मुकदमा क्या है? इन्होंने जी एक इंटरव्यू लिया था और वो इंटरव्यू लेके पोस्ट किया। तो भाई इंटरव्यू लेना कब से जुर्म हो गया? इंटरव्यू तो उसामा बिन लादेन का हामिद मीर साहब ने लिया था। मैंने कच्चे के डाकुओं के इंटरव्यू लिए थे। कई दफा हमने दहशतगर्दों के इंटरव्यू लिए। कुछ अर्सा पहले ISPR ने बकायदा एहसानुल्लाह एहसान, जिसने पाकिस्तान के बच्चों का कत्लेआम किया था, उसका इंटरव्यू करवाया ISPR ने। एहसानुल्लाह एहसान का खुद इंटरव्यू करवाया। कलभूषण यादव का इंटरव्यू हमने देखा। फिर हमने जनाब अभिनंदन का भी इंटरव्यू टीवी पे चलते हुए देखा। यानी यहां तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मनों के भी इंटरव्यू चलते रहे हैं। तो एक पाकिस्तानी खातून सनम जावेद का इंटरव्यू लेने पर इसको गिरफ्तार कर लिया गया और जनाब खामोशी के साथ इन्होंने इश्तिहारी भी कर दिया। यानी 5 अगस्त के केस में इश्तिहारी डिक्लेयर करवाया हुआ है इन्होंने। सनम जावेद ने कहा गया था कि फौज बॉर्डर पे जाए, तो भी इसमें गलत क्या था? फौज को बॉर्डर पे जाना चाहिए, और कहां जाना है फौज ने? अब वो फौज को ये तो नहीं कह सकती कि ऐवान सदर पे चढ़ जाओ, या ये तो नहीं कह सकती कि सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ जाओ, या ये तो नहीं कह सकती कि वजीर आजम हाउस के ऊपर अटैक कर दो, या ये तो नहीं कह सकती कि पार्लियामेंट के अंदर घुस जाओ। फौज को यही कहना ना, जब भी किसी ने कहना कि आप बॉर्डर की तरफ जाएं, तो उसने वो इंटरव्यू किया और वो इंटरव्यू करने का जुर्म है जनाब। वहां पे जाके जो FIA है वो कहती है जी आप हमें रिमांड दे दे 40 दिन का। वो 40 दिन का रिमांड देके तुम लोगों ने क्या करना है भाई? हद हो गई। 40 दिन का रिमांड मांग लिया और अदालत को देखे बजाय इसके केस को फारिग करती, अदालत ने 4 दिन का रिमांड जुडिशियल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू साहब ने दे दिया। अब मामला यह है कि सोराब बरकत साहब कोई छुपे हुए आदमी तो थे नहीं। पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर काम कर रहे हैं, रोजाना अपने ऑफिस आ रहे हैं, रोजाना अपने ऑफिस से जा रहे हैं। भाई इस सारे अरसे के अंदर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस सारे अरसे के अंदर किसी किस्म की कोई हरकत नहीं हुई। भाई अगर आप इश्तिहारी कर रहे हैं एक आदमी को, तो बताएं तो सही, वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उसको कोई नोटिस भेज दें, उससे बात कर लें, वो जाके अदालत में अपने आप को पेश कर ले। पूरा निजाम ही 2 नंबरी और फ्रॉड के ऊपर चल रहा है। यानी वो फ्रॉड जो 2 नंबर किस्म के क्रिमिनल लोग किया करते थे, वो फ्रॉड यानी अपने मुखालिफ को खामोशी के साथ चुप करके नोटिस करा के इश्तिहारी करवा लिया, फिर उसे गिरफ्तार करवा लिया, उसको तंग किया। ये काम घटिया लेवल के क्रिमिनल लोग किया करते थे, जो पाकिस्तान के इदारे अब कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। उधर वो आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली साहब वो कवरेज करने के लिए फील्ड में थे, उन्हें वहां से पकड़ के गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करने के बाद में जनाब शनाख्त परेड के ऊपर ले गए हैं। यानी 4 दिसंबर तक उन्हें शनाख्त परेड के लिए ले जाने की अदालत ने इजाजत दे दी। वो किस बात की शनाख्त परेड है? पूरा पाकिस्तान उनके चेहरे जानता है। एक एक आदमी को पाकिस्तान में जो भी सोशल मीडिया देखता है उसको पता है कि ये आगा शेख सरवर है और ये राय गुलाम अली है। वो कोई ढके छुपे आदमी तो नहीं है, जर्नलिस्ट है भाई, फील्ड में काम कर रहे हैं। खुदा का नाम ले यार, मुल्क के अंदर कानून को और आइन को मजाक बना के रख दिया है। ये अपने मौजे तो कर लेंगे ये लोग, अपने इनको इस्तना विस्तना मिल जाएंगे, अपनी इनको जनाब एक्सटेंशन मिल जाएंगी, अपनी इनकी तनख्वाहें खड़ी हो जाएंगी, अपनी इनकी दिहाड़ियां लग जाएंगी, ये अपने आप को कुछ अर्सा इक्तदार में रख लेंगे, लेकिन पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके जाए, सत्यानाश करके रख दिया पाकिस्तान की हर चीज का इन बेशर्मों ने। और सहाफत का तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब आ रहे जरा सुहेल अफरीदी साहब के मामले पे। वो धरना देने के बाद अदालत पहुंच गए, हाई कोर्ट। मैं तो सुबह ये कह रहा था कि हाई कोर्ट जाने का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। ये हाई कोर्ट गए, जाके इन्होंने एक्सपोज करने की कोशिश की उस अदालत को जो पहले से एक्सपोज है। यानी इस निजाम के सारे कपड़े इमरान खान ने उतार दिए। अब सुहेल अफरीदी साहब को इस निजाम का कोई कपड़ा मजीद उतारने की जरूरत नहीं है। वो जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो चुकी है। ये निजाम तो गोलियां मार के ढीठ बन के खड़ा हुआ है। ये निजाम तो औरतों के ऊपर टॉर्चर करके ढीठ बन के खड़ा हुआ है। तो एक बेबसी की तस्वीर एक वजीर आला का बनना मेरे ख्याल में जरूरी नहीं है। उस वजीर आला को एक तहरीक खड़ी करनी चाहिए और जो हुज्जत तमाम होनी थी वो हो गई है। सारे कानूनी रास्ते अपनाकर देख लिए। चीफ जस्टिस ने कहा जी मैं मिल ही नहीं सकता। ये गए वहां पे, उसने कहा मैं नहीं मिलता। वहां पे वो गिला कर रहे हैं जनाब, एक वजीर आला को आप दे देते हैं
एयर फोर्स वन का तैयारा और एक वजीर आला जो है उसको आप पासपोर्ट भी ब्लॉक कर देते हैं। भाई पासपोर्ट ब्लॉक है तो उसको खुलवाए ना। अगर पासपोर्ट ब्लॉक हो सकता है तो और बहुत कुछ भी बंद हो सकता है। अगर आपका पासपोर्ट बंद किया है तो आप भी बहुत कुछ बंद कर सकते हैं, और अगर आप वो कुछ बंद कर देंगे तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। मैं इस पूरे निजाम को समझता हूं, जब तक आप इनका बाजू नहीं पकड़ेंगे ना, जब तक आप इनके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, ये आपको आपका हक नहीं देंगे। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की ये पॉलिसी है। ये अमेरिका से क्यों डरते हैं? अमेरिका इनका बाजू मरोड़ के इनसे अपना काम करवाता है, वो इनको गिच्ची से पकड़ के अपना काम करवाता है, उनका काम करते हैं। पाकिस्तानी क्योंकि मिन्नत तरला, इंसानी हकूक, इंसानियत, इखलाकियात या इन चीजों के अंदर आप फंसते हैं तो फिर नहीं होता काम। इमरान खान साहब की जो स्ट्रेटेजी थी वो फ्रंट फुट पे रह के खेलते रहे इनके साथ, वो बैक फुट पे नहीं गए। तो सुहेल अफरीदी साहब ने ज्यादतियां काफी हद तक रजिस्टर कर ली है। अब इसके बाद बेबसी की तस्वीर बनने से निजाम को कोई फर्क नहीं पड़ता। निजाम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, बाहर क्या राय बन रही है, पाकिस्तान के अंदर क्या राय बन रही है। उन्होंने लोगों से वोट थोड़ी लेने हैं ना, उन्होंने अपने बंदे लाने के लिए उनको वोट दिलवाने। अभी हरिपुर का इलेक्शन आपने देख लिया, बाकी इलेक्शन भी आपने देख लिए, उस सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं है। सुहेल अफरीदी साहब ने जो हुज्जत तमाम करनी थी वो हुज्जत तमाम हो चुकी है, और जो आजाद करवाना था इमरान खान साहब को, अब मामला इमरान खान साहब से मुलाकात तक आके अटक गया। यानी इमरान खान को आजाद करवाना मेन मकसद था, लेकिन अब आजाद करवाना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान साहब से मुलाकात भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा टास्क बनती जा रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने वजह बताई जनाब कि क्यों नहीं इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जा रही है। वो कहते हैं इमरान खान साहब सेहतमंद है, एक्सरसाइज कर रहे हैं, खाना भी ठीक मिल रहा है, जेल में कंफर्टेबल माहौल मिल रहा है, जो उन्होंने किसी को नहीं दिया। मुलाकात ना कराने की वजह यह है कि वो तहरीक चलाने की बात करते हैं और ट्विटर पर मुल्क के खिलाफ जहर उगलते हैं और साजिशी बयानियां फैलाते हैं। तो राणा साहब इसकी वजह से आप एक आईनी और कानूनी हकूक ही मुअत्तल कर देंगे एक कैदी के। अब ये बयानियां बार बार बनाया जा रहा है, आता तारड़ा आ जाते हैं, कभी कोई और आ जाता है, वो सारे आकर ये कहते हैं जी इमरान खान साहब तो जेल में बड़े कंफर्टेबल है, उनको महल जैसा माहौल मिला हुआ है, मर्जी के खाने मिल रहे हैं। ऐसी जेल आज तक ना नवाज शरीफ ने काटी ना जरदारी ने काटी। ये लोग सोच भी नहीं सकते जैसी जेल में इमरान खान साहब को रखा हुआ है। नवाज शरीफ की जेल के बारे में उनके अपने साथी और सहाफी बता चुके हैं कि मियां साहब की मौजों वाली जेल थी। मैंने बहुत पहले आपको जब बता दिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं, उनके जाने से 2-2.5 माह पहले बता दिया था। और बाद में सारे मेरे से ये पूछ रहे थे, मुहित पीरजादा समेत, कि आपको ये कैसे पता चला। तो भाई मुझे ऐसे पता चला कि मियां साहब को जो बंदे जेल में जाकर मिलते थे वो सारी कहानी आगे बता देते थे। मियां साहब के तो जनाब फिजियोथेरेपी जो है वो जेल के अंदर होती थी, बाकायदा उनको एक महल नमा एरिया दिया हुआ था जेल के अंदर साइड में। इमरान खान को एक छोटे से सेल में बंद किया हुआ, उसकी तस्वीरें आप सबने देखी हुई है, दोबारा देख लें आप। ये इमरान खान साहब की हालत है, ये उनका सेल है, इसके अंदर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है, और बाहर एक बरामदा है, उसके अंदर चंद घंटों के लिए निकालते हैं और फिर वापस अंदर बंद कर देते हैं। गर्मियों और सर्दियों के अंदर उसको यहीं पे गुजारा करना है। ये मैक्सिमम 6x8 का 10 का इतना छोटा सा ये एक है, इसके अंदर ही वॉशरूम है। ये इमरान खान साहब की टोटल जिंदगी है जो उसके अंदर वो गुजार रहे हैं। वो किताब पढ़ने के लिए मिल जाए तो ये बड़ी गनीमत है। अब इमरान खान साहब की इस जेल को ये लोग कह रहे हैं जी महल है, तो इस महल का चक्कर तो सबको लगाना पड़ेगा। तो क्या ये जितने भी लोग हैं इस महल के अंदर 2 दिन गुजार सकते हैं? बहुत मुश्किल है। एक दफा फिर एक वफाकी वजीर ने इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी है, और ये एक दफा नहीं कई मरतबा इमरान खान साहब को कत्ल करने की धमकी दी जा चुकी है। और तहरीक इंसाफ को यही शौक रहा तो इमरान खान की कबल अज वक्त फातिहा पढ़नी पड़ेगी। ये फेडरल मिनिस्टर रेलवे के हैं, वो ये कह रहे हैं, और ये खुद कितने मजबूत आदमी है सारी दुनिया जानती है। मैं बहुत सारे ऐसे सहाफियों को जानता हूं जिनसे जाकर ये मिला करते थे और उनसे किस किस्म की रिक्वेस्ट किया करते थे, और उसके अंदर एक दफा ये मेरे पास भी आ गए थे गलती से। तो मुझे अच्छी तरह पता है कि इनका अपना माजी बेचारे का क्या रहा है। ये कमजोर लोग हैं, इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, ना सारी जिंदगी को कैरेक्टर बिल्ड कर पाए। बस इनका यही है कि नवाज शरीफ का किसी तरह दाव लगा रहे हैं और उसके साथ हमारा दाव लगा रहे हैं। अपना किरदार ये कभी बिल्ड नहीं कर पाए, कभी बना नहीं पाए, और इतने बड़े लीडर को कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। ये जनाब इमरान खान साहब की फातिहा पढ़ दी जाएगी। ये अगर ऐसा करने का किसी ने कुछ सोचा भी तो पाकिस्तान के अंदर वो सूरत-ए-हाल पैदा हो जाएगी जो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। जावेद हाशमी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान को नुकसान पहुंचाना ना इस टाउट रिजीम के बस की बात है और ना ही आसिम मुनीर में इतनी हिम्मत है। पहली बार कोई लीडर इस तरह ये जंग लड़ गया है। अब कौम को खुद निकलना होगा, कौम को तो निकलना पड़ेगा। इमरान खान ने कौम के लिए इतनी मार खा ली, इतनी लड़ाई लड़ ली, अब अगर ये कौम अपने लिए खुद नहीं निकलेगी तो वो अपना मौका जाया करेगी और कुछ नहीं करेगी। जावेद हाशमी के अलावा इमरान खान साहब की बहनों ने भी ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो ये इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो लोग ये करेंगे। और मैं आपको कैटेगोरिकली कह रहा हूं कि इस वक्त पाकिस्तान के रजीम के जो मालिकान हैं, जिनमें आसिम मुनीर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, इनकी नस्लें पाकिस्तान में सियासत करने को तरस जाएंगी।
ان کی نسلیں پاکستان میں اپنی بقا کے لیے طرف جائیں گی. جو ان کے ساتھ پاکستانی عوام کرے گی اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہوا تو. اور جو میں کہہ رہا ہوں نا یہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے میں نے ایک دفعہ پہلے عرض کیا تھا کہ آپ پھنس جائیں گے. یہ پنگا مت لینا, یہ آپ کے گلے میں پڑ جائے گا جلتا ہوا ٹائر اور آپ سے یہ ڈھول نہیں بجے گا. میں نے ان کو یہ پہلے کہا تھا, انہوں نے بات نہیں مانی, یہ پھنس گئے. اب میں دوبارہ یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر عمران خان کو کچھ بھی ہوا جیل کے اندر تو ان کی نسلیں جو ہیں وہ اس کو بھگتیں گی بعد میں. عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خانم صاحبہ انہوں نے یہ بتایا کہ 9 دن پہلے ہمیں بتایا گیا کہ جب تک عاصم منیر کی توسیع کا نوٹیفیکیشن نہیں آ جاتا کسی کو بھی عمران خان سے ملنے نہیں دیا جائے گا. ہم آج تک یہ نہیں سمجھ سکے کہ کسی کی توسیع کا خاندان کے آئینی اور قانونی حق یا ملاقات سے کیا تعلق ہے. اگر ایک خاندان کا حق کیسے, یعنی آخر ایک خاندان کا حق جو ہے وہ کیسے حکومت کسی ملازم کی توسیع سے جوڑا جا سکتا ہے کہ حکومت کا ایک ملازم ہے, سرکاری ملازم ہے, آرمی چیف, اب ایک آفیسر ہے سرکاری, ایک دن ریٹائر ہو جائے گا. عمران خان کی ملاقات کا حق کیسے چھینا جا سکتا ہے ایک سرکاری ملازم کی توسیع کے معاملات کے ساتھ جوڑ کر. اور اب سارے کے سارے وزراء جو ہیں وہ یہ ثابت کرنے لگے جناب ہم نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں, عمران خان نے کچھ نہیں دیکھی. پاکستان تحریک انصاف نے ریکارڈ کھڑا کر دیا مشکلات دیکھنے کا, اور یہ سوچ کر ان کو ہال چڑھتے ہیں کہ اگر اس کی آدھی مشکلات بھی مستقبل میں انہیں برداشت کرنی پڑ گئی تو ان کا کیا بنے گا. یہ کرنا تو پڑے گا. دیکھیں پاکستان کا جو میڈیا ہے نا اس نے بھی 2 نمبری کی انتہا کر دی. جب ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دکھاتا نہیں ہے, لیکن جب ظالم بعد میں مظلوم کو اٹیک کرتا ہے تو وہ دکھاتا ہے. ہمارے بہت سارے دانشور ہیں وہ مظلوم کے اندر کیڑے نکالتے ہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی بجائے. یعنی یہ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو میڈیا پاکستان کا رپورٹ نہیں کرتا, جو ظالم ہے اس کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولتا, لیکن جیسے ہی مظلوم شکایت کرتا ہے تو سارا میڈیا اس کو پہ جاتا ہے کہ یار مظلوم نے یہ کیوں کہا, مظلوم نے وہ کیوں کہا, یہ کیسا مظلوم ہے یہ احتجاج کر رہا ہے, یہ کیسا مظلوم ہے یہ رو رہا ہے, بھئی مظلوم جو ہے وہ آنسوؤں کے ساتھ کیوں نہیں رویا, بھئی مظلوم جو ہے اس نے یہ والا کام کیوں نہیں کیا. تو مظلوم کے اندر یہ کیڑے نکال رہے ہیں. بھئی ایسا فٹے منہ قسم کا میڈیا تو پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوگا. جو پاکستان کے اندر میڈیا نے حرکتیں کر دی ہیں اور میڈیا نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا, اپنا بیڑا غرق کر دیا. دنیا سے آوازیں اٹھ رہی ہیں اور پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھا ہے. زلمے خلیل زاد یہ امریکہ سے کہتے ہیں کہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے رویے پر حیران ہوں. پورے 1 ماہ سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ, ملک بھر کے لاکھوں پاکستانی, ملک کی سب سے بڑی مقبول سیاسی جماعت اور عمران خان کا خاندان سب صرف یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی جیل میں حالت کیسی ہے, یہاں تک کہ وہ زندہ ہے یا نہیں. مگر اسٹیبلشمنٹ ان کی اس جائز اور شفاف درخواست کو ماننے سے مسلسل انکار کر رہی ہے. واقعی حیران کن اور صدمہ خیز صورتحال ہے. یہ زلمے خلیل زاد کہہ رہا ہے. عمران خان صاحب کے بیٹے کا سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا, پچھلے ویلاگ میں آپ کو میں نے پڑھ کے سنایا. زلمے خلیل زاد یہ بات کر رہا ہے اور وہ جان بوجھ کر اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہا ہے, عدالت کا نہیں لے رہا.